किसी ने क्या सही कहा है कि मार्केट्स में जो नशा है, वो किसी और चीज़ में नहीं। एंड यकीन मानिए इतनी कड़ाके की ठंड में भी सुबह 9 बजे विदाउट एनी अलार्म, जबकि मैं रात को अराउंड 3-4 बजे तक सोता हूँ, तो भी 9 बजे आस-पास आराम से नींद खुल जाती है अपने आप। मैं डेली कोई भी अलार्म नहीं लगाता क्योंकि ठंड में अलार्म से ज़्यादा इरिटेटिंग कुछ नहीं होता। एंड उसके बाद जब अपने रज़ाई या कंबल में घुसे-घुसे अपने पोर्टफ़ोलियो को चेक करते हैं, 9 बजे आँख खुल जाती है, सबसे पहले व्हाट्सऐप पे इम्पोर्टेंट मैसेजेस देखते हैं एंड उसके बाद 9:15 तक अपने साइड टेबल से लैपटॉप उठाकर सबसे पहले ऑब्वियसली पहले लैपटॉप या कंप्यूटर ऑन होने में ही 5-10 मिनट लग जाते थे, बट अभी ऑब्वियसली फिंगरप्रिंट लगाओ एंड लैपटॉप ऑन हो जाता है, तो तुरंत मार्केट अपडेट मिलती है और पोर्टफ़ोलियो देखते हैं कि 0.5% ऊपर है, 1% ऊपर है, 1.5% ऊपर है या कभी-कभी तो 2% ऊपर है। तो जो सारी ठंड है वो गर्मी में बदल जाती है, बहुत अच्छा फ़ील आता है। एंड अभी तो काफ़ी टाइम से रेयरली कभी भी पोर्टफोलियो नेगेटिव होता है। तो ऑब्वियसली इंडिविजुअल स्टॉक्स में कोई ना कोई अप डाउन होते रहता है, बट ओवरऑल पोर्टफोलियो लेवल बहुत अच्छा कर रहा है। आई एम श्योर आप लोग का भी बहुत अच्छा कर रहा होगा। तो इस बात के लिए कांग्रेचुलेशंस, बट एट दिस पॉइंट थोड़ा-सा कॉशियस होने की ज़रूरत है क्योंकि पैसा बनाना कुछ ज़्यादा ही आसान दिख रहा है मार्केट्स में। बट स्टिल अगर आप अच्छे स्टॉक्स होल्ड करते हैं अच्छे वैल्यूएशन पे तो बिंदास होल्ड करके रखिए, क्योंकि इंडियन मार्केट्स नेक्स्ट 10 इयर्स के लिए फिनोमिनली परफॉर्म करने वाला है। तो चलिए उसके बाद देखते हैं यूएस इन्फ्लेशन नंबर्स थोड़े से डिसअपॉइंट किए हैं। दिसंबर का जो डेटा आया है वो 0.3% आया है मंथ ऑन मंथ, जबकि एक्सपेक्टेशन थी कि 0.2% इन्फ्लेशन रेट रहेगी मंथ ऑन मंथ। एंड ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 3.2% की एक्सपेक्टेशंस थी, उसके अगेंस्ट में 3.4% का एक्चुअल नंबर आया है। तो कहीं ना कहीं इससे ये धक्का लगता है कि फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट्स शायद कट ना करे अपनी मार्च वाले मीट में। जो फेड मीट है 19th एंड 20th मार्च को है, उसमें रेट कट्स नहीं होने वाली हैं। एंड उसके बाद टीसीएस इन्फोसिस के रिजल्ट्स देखते हैं, लार्जली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस है। जो टीसीएस के कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर 2% इंक्रीज किए हैं एंड रेवेन्यू इंक्रीज की है 4%। एंड एनालिस्ट लोग रेवेन्यू एस्टिमेट किए थे अराउंड 60,119 करोड़ के आसपास, कुछ के अगेंस्ट में 60,583 करोड़ की रेवेन्यूज आई है। प्रॉफिट जो एक्सपेक्ट किए थे 11,446 करोड़, उसके अगेंस्ट में थोड़ा सा प्रॉफिट कम आया है 11,058 करोड़। एंड इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस ने जो प्रॉफिट है 7% फॉल किया है ईयर ऑन ईयर, 6106 करोड़ हो गया है। एंड उसके बाद रेवेन्यूज अगर देखें तो 1% इंक्रीज की है कंपेयर्ड या ईयर ऑन ईयर अगर बोले तो 38,821 करोड़ हो गई है। एंड जो रेवेन्यू गाइडेंस है कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में, जो पहले एक ब्रॉडर रेंज थी 1% टू 2.5%, वो अभी कर दी है इन्होंने। लोअर एंड को तो ऊपर कर दिया है 1% से 1.5% कर दिया है, जो हायर एंड था उसको कम कर दिया है 2%। तो दैट मीन्स 1.5% से 2% के बीच में रेवेन्यू गाइडेंस दी है फॉर FY 24। तो लार्जली इन लाइन एक्सपेक्टेशंस है। आई डोंट थिंक निफ्टी पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा इस बात का, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस थी वो ऑलरेडी अकाउंट हो चुकी थी निफ्टी में। एंड जो फेड के इन्फ्लेशन नंबर्स आए हैं, इन्फ्लेशन नंबर्स जो आए हैं उसके बाद यूएस जो इंपॉर्टेंट इंडाइसेस हैं वो नेगेटिव में ट्रेड कर रहे हैं। डाउ जोन्स 0.64% नेगेटिव है, नेस्डैक 0.42% नेगेटिव चल रहा है अभी, S&P 500 0.42% नेगेटिव चल रहा है एज ऑफ नाउ। एंड उसके बाद पॉलीकैब का डिस्कशन करते हैं। पॉलीकैब का कल ही फिनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से न्यूज आई थी, अपडेट आई थी कि 1000 करोड़ की अनडिस्क्लोज्ड सेल्स मिली है। उसके बाद 400 करोड़ के अनडिस्क्लोज्ड कैश पेमेंट, 100 करोड़ के नॉन जेन्युइन एक्सपेंसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैंने तुरंत एक रील बना के इन्फॉर्म किया कर दिया था आप लोगों को। और पर्सनली अगर मेरी बात की जाए या मेंबर्स के साथ मेरा डिस्कशन हुआ था, आई थिंक डे बिफोर यस्टरडे, परसों बात हुई थी, तो मैंने परसों 5190 के लेवल पे सेल कर दिया था। क्योंकि एक बार एज ऑफ नाउ जब देखिए ये सब न्यूज आती है, मुझे नहीं पता पॉलीकैब के साथ सही हो रहा है या गलत हो रहा है। इनफैक्ट मैंने मेंबर्स को यही बोला कि अगर बहुत सारी कंपनीज है, अगर किसी के भी प्रेमाइसेस पे रेड होंगी तो ऐसे नंबर्स कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा ही मिलेगा। बट पॉइंट ये है किसी और कंपनी के प्रेमाइसेस पे रेड हुई नहीं है, पॉलीकैब की हुई है। हो सकता है ये पॉलीकैब की मैनेजमेंट ने समवन इन पावर को गलत रब कर दिया हो या फिर कोई पंगा ले लिया हो जिसके कारण ये सब हो रहा है। बट पॉइंट ये है
अपने को उतना डिटेल में नहीं जाना है, अपने एक नॉर्मल इन्वेस्टर हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो न्यूज़ अपने को अपने ऊपर थ्रो की जा रही है, उसी की बेसिस पे एक्शन लेना है। एंड एंड स्पेसिफिकली अगर अभी पर्सनली बात की जाए तो एज सच मुझे भी उतनी कोई बड़ी टेंशन नहीं लग रही है। 1000 करोड़ के अनडिस्क्लोज्ड कैश सेल्स कोई बहुत बड़ा एडवर्स इम्पैक्ट, इनफैक्ट कंपनी ने भी अभी थोड़ी देर पहले ही स्टेटमेंट रिलीज की है कि कोई भी मटेरियल एडवर्स इम्पैक्ट नहीं होने वाला है कंपनी के फाइनेंशियल्स पर। बट पॉइंट ये है कि एक बार कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज आ जाए या मैनेजमेंट इंटीग्रिटी आ जाए, वो बात मीडिया में आ जाए, तो एक बार चीजें काफी खिंच जाती हैं। तो अपने को एज ऑफ नाउ सही मौके पर टचवुड मैंने सेल कर दिया, मेंबर्स को भी तुरंत इन्फॉर्म कर दिया था कि भैया एक बार सेल कर दो, उसके बाद अपने विदाउट टेंशन देखेंगे जो भी अपडेट्स होंगी, जो भी डेवलपमेंट्स होंगे। जब 99% दिख रहा है कि पॉलीकैब यहाँ से फॉल करने वाला है इस न्यूज़ की वजह से, तो होल्ड करके रखना नहीं बनता है। आई नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, बोलेंगे कि थ्रू थिक एंड थिन कंपनी के साथ जुड़े रहना चाहिए, बट ये सब बातें बोलने में अच्छी लगती हैं, प्रैक्टिकली नहीं है। सपोज मेरा आई थिंक 3-4 लाख का प्रॉफिट हो रहा होगा, मे बी, नॉट श्योर, मुझे याद नहीं है, बट क्योंकि मैंने 2700 पे इनिशियली इन्वेस्ट किया था। तो ऑब्वियसली जब अपने आप अपनी नजरों के सामने तो अपना प्रॉफिट अपने गायब होते नहीं देख सकते। हो सकता है आज ऑलमोस्ट 20% डाउन हो गया है पॉलीकैब। आई थिंक 4000 के आसपास आ चुका है पॉलीकैब। तो अभी देखेंगे अभी और क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अभी भी मुझे फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी लगती है, बट एज ऑफ नाउ मैं रिस्क नहीं लेने वाला। हो सकता है आगे एक बार ये मामला सेटल हो जाए तो वापस मुझे 4500 या 5000 के लेवल पे ही लेना पड़े, मैं उससे सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि मैं मार्केट्स का आदमी हूँ। एंड मुझे कहीं ना कहीं मार्केट्स में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं लगती। तो ठीक है भैया, पॉलीकैब नहीं तो कहीं और से पैसा बना लेंगे। जरूरी नहीं है कि पॉलीकैब में ही पैसा बनाना है जिसमें अपना कैपिटल भी रिस्क में पड़ जाए। तो बाकी आपके ऊपर है ऑब्वियसली। अब एट दिस पॉइंट, क्योंकि अगर अगर आपने अभी भी होल्ड करके रखा है, तो एट दिस पॉइंट मुझे भी लगता है कि आप थोड़ा सा लेटेस्ट डेवलपमेंट्स को वेट एंड वॉच कर सकते हैं, उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफी 30% के आसपास गिर चुका है ये स्टॉक। उसके बाद निफ्टी अगर फ्रेश एंट्री ढूंढ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको अपने जो भी आपकी बिलीफ है उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी एज ऑफ नाउ कोई भी बहुत ज्यादा अपडेट आई नहीं है। एंड जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी या फिर जो भी ये डॉक्यूमेंट्स लेके गए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले, उनकी तरफ से क्या अपडेट्स आती हैं उसके बेसिस पे कुछ होगा, या अंदर ही अंदर रफा दफा हो जाता है मामला, ये भी मुझे नहीं पता। बट एज ऑफ नाउ जो एक्शन, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली, उसके बेसिस पे जो सही एक्शन था वो लिया। एंड उसके बाद आराम से अभी विदाउट एनी टेंशन देख रहे हैं मार्केट डेवलपमेंट्स को। उसके बाद निफ्टी की अगर बात करें, तो निफ्टी आज ऑब्वियसली जैसा एक्सपेक्टेड था, एक रेंज बाउंड निफ्टी चल रहा है। 15 मिनट्स का चार्ट अगर देखें तो गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद थोड़ा नीचे की तरफ जाता रहा, उसके बाद एक बहुत बड़ी कैंडल बनाई रेड वाली, बट उसके नेक्स्ट कैंडल में ही एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना के रिकवर भी कर गया मार्केट है। ओवरऑल 0.13% पॉजिटिव पे बंद हुआ है निफ्टी 50। तो एज ऑफ नाउ मुझे यही लगता है, हो सकता है टीसीएस एंड इन्फोसिस के रिजल्ट से हल्का फुल्का कुछ मे बी कल नेगेटिव माहौल बन जाए, बट एज ऑफ नाउ मैं निफ्टी में बहुत ज्यादा मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। एट द सेम टाइम स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में एक्शन की कोई कमी नहीं थी। इंडिविजुअल स्टॉक्स में भरपूर एक्शन देखने को मिल रहा था। अगर आपके पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, अच्छे वैल्यूएशन के साथ, तो आई एम वेरी श्योर आप डेली मार्केट्स खुलने का बेसब्री से वेट करते होंगे, क्योंकि डेली पोर्टफोलियो कुछ ना कुछ ऊपर ही जा रहा है। उसके बाद आते हैं फाइनली दो स्टॉक्स पे जो बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं इवन एट दिस पॉइंट। नारायण हृदयालय, ऑब्वियसली कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये जानने के लिए, ये कंपनी बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। 25,000 करोड़ के आसपास है, तो मिड कैप कंपनी है। प्राइस अर्निंग्स रेशियो 35 के आसपास है, बुक वैल्यू 122 है, दैट मींस प्राइस टू बुक वैल्यू 10 की हो जाती है। बट कंपनी इतनी मेच्योर इंडस्ट्री में है, एट द सेम टाइम स्टेबल कैश फ्लोज है, रिस्क कम है, तो मुझे लगता है वैल्यूएशन काफी रीजनेबल है। प्राइस अर्निंग्स रेशियो 35 के आसपास है, उसके बावजूद पेग रेशियो 0.56 है, यानी कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ भी दिखा रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 30% से ऊपर है। उसके बाद प्रमोटर होल्डिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, 63.85% पे कांस्टेंट है। एफआईआईज ने सितंबर क्वार्टर में 11.1% से 11.59% कर दिया है। एफआई डीआईएज ने थोड़ी सी अपनी होल्डिंग कम की है, पब्लिक की होल्डिंग 13.05% है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि
ये 6 महीने में स्टॉक डबल हो जाएगा, बट ओवरऑल ये एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर का काम कर सकता है। मैंने और मेंबर्स ने अराउंड 990 के आसपास इनिशियली लेना स्टार्ट किया था। मेरे पास पर्सनली अराउंड 800 शेयर्स हैं नारायण ह्रुदयालय के, जो मैं पर्सनली उतनी बात भी नहीं करता, उतना ट्रैक भी नहीं करता। एज़ ऑफ नाउ ऑब्वियसली गारंटी कोई बात की नहीं है, बट स्टिल फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है एंड ऐसे लगता है आसानी से 20%, अगर ज़्यादा नहीं तो 20% सीएजीआर अपने एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड ओवर द लॉन्गर टर्म अगर 10 साल 20% सीएजीआर मिले अपने को, तो 6 टाइम्स हो जाता है आपका इन्वेस्टमेंट। एक्सक्यूज़ मी। उसके बाद अगर इसका चार्ट देखें, डेली चार्ट लगा लेते हैं, तो इनिशियली पहले यहाँ एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। ये जो पॉइंट था ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था 980 के आसपास। उसी के आसपास मैंने मेंबर्स के साथ डिस्कशन करना स्टार्ट किया था एंड मैंने वहीं लिया था। एंड उसके बाद यहाँ थोड़ा ब्रेकआउट मिला, तो इस रेंज के ऊपर जाने के बाद अराउंड यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल, बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, तो वापस यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिल चुका था। बट काफी हद तक मैं मेंबर्स को भी कहता हूँ, एक ब्रेकआउट मिलने के बाद काफी सारे स्टॉक्स रिटेस्ट करने आते हैं एंड रिटेस्ट करने आया ये वापस 1150 के लेवल पे, कुछ टाइम यहाँ स्पेंड किया एंड वापस अब निकलने की कोशिश कर रहा है एंड एज ऑफ नाउ अराउंड 1300 के आसपास इसको रेजिस्टेंस मिल सकता है। बट ओवरऑल ये सब कंपनीज में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को 2-3% का ज्यादा ध्यान नहीं देके आप धीरे धीरे ये सब स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर योर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। ऑब्वियसली अभी ये सब स्टॉक्स ज्यादा अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि जहां भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बहुत जल्दी ही आसानी से 10-20-30% के रिटर्न्स दे दे रहे हैं। बट ट्रस्ट मी, जब मार्केट्स थोड़ा सा प्रेशर में आएंगे तो ये सब स्टॉक्स आपके लिए बहुत काम आएँगे। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टॉक है पावर मैक प्रोजेक्ट्स। इनफैक्ट मैंने किसी बहुत ही बड़े इन्वेस्टर का एक इंटरव्यू देखा था कि इंडिया को, उनका नाम याद नहीं आ रहा, कि इंडिया में सिर्फ एक एलएनटी है, बट एक एलएनटी से इंडिया को ग्रो करने में बहुत मुश्किल होगी आगे आगे चल के। एलएनटी नहीं तो एटलीस्ट बहुत सारी ऐसी कंपनीज चाहिए जो एलएनटी के आसपास पहुंच सके इंडिया को अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रो करना है तो पावर मैक बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है एंड फिनोमिनल कंपनी है। 50,000 करोड़ से ऊपर की इसका ऑर्डर बुक है, जबकि इसका मार्केट कैप है, मैं इसको तब से कवर कर रहा हूँ जब इसका मार्केट कैप बिलो 4,000 करोड़ था, या इनफैक्ट 3,000 करोड़ था इसका मार्केट कैप एंड उस टाइम ऑर्डर बुक थी अराउंड 24,000 करोड़ के आसपास, 8 टाइम्स। एंड एज ऑफ नाउ मार्केट कैप इसका हो चुका है 7,500 करोड़ के आसपास। यानी मैं पर्सनली इसको 2100 पे ऐड किया था, मेंबर्स के साथ भी वहीं डिस्कशन हुआ था, उसके बाद 1800 के आसपास और लिया था एंड उसके बाद अभी रिसेंटली लास्ट मंथ या मे बी नवंबर में 3650 के लेवल पे मैंने और ऐड किया। मेंबर्स को टोटली मैं इन्फॉर्म करता रहता हूँ मैं क्या बाय या क्या सेल कर रहा हूँ। एंड फिनोमिनल कंपनी है बेसिकली, ये इरेक्शन टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ बॉयलर्स, टरबाइन जनरेटर्स, इन सब में काम करती है। एंड जैसा आपने जानते हैं ये सब की अच्छी खासी डिमांड होने वाली है फ्यूचर में भी। एंड नॉट सरप्राइजिंगली कंपनी के पास मोर देन 50,000 करोड़ के ऑर्डर्स हैं। अगर माइनिंग एंड ऑपरेशंस को हटा दिया जाए तो भी 15,000 उससे ऊपर के ऑर्डर्स हैं कंपनी के। बाद रेगुलर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रही थी, बट अब कंपनी निकलने की कोशिश कर रहा है ये स्टॉक। एक्सक्यूज मी। तो इनफैक्ट कुछ दिन पहले ही मैंने ये वीडियो बनाया था जिसमें ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न बन रहा था एंड यहाँ पे कुछ दिन कंसोलिडेट किया एंड यहाँ से अब ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। और अगर फिबोनाची के हिसाब से देखें तो यहाँ से इस पॉइंट तक जो राइज किया था उसके बाद इसने ऑलमोस्ट 50% रिटेस्ट कर लिया था एंड यहाँ पे सपोर्ट लेके ये वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस अब इसको रेजिस्टेंस मिल सकता है अराउंड 5,000 के आसपास, बट अगेन एंड ऑब्वियसली रिजल्ट्स के पहले काफी वोलेटाइल रह सकता है ये स्टॉक। बट अदरवाइज काफी फिनोमिनल कंपनी है जो आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं अपने कोर पोर्टफोलियो के लिए। बट अगेन कोई भी बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है ये, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी आपको डिसाइड करना है खुद स्टडी करके डिसाइड करना है। चलिए इसी बात पे वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।